हेलो बच्चों, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एसीएस बायोलॉजी में। लास्ट लेक्चर बेटा हमने डिस्कस किया था निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। देखिए, जब ये निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाओं की बात आती है तो हमें एनसीईआरटी से कुछ चीजें सीखनी होगी पहले से, प्री प्लान। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चा क्योंकि जब भी बात आती है निषेचन वाली घटनाएं तो देखिएगा, निषेचन से पहले जो जननिक अवस्थाएं होती है बच्चा, जननिक अवस्था वो 3 भागों में बटी हुई है। पहली अवस्था होती है निषेचन पूर्व घटनाओं में, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरी होती है निषेचन की घटनाएं और तीसरी होती है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं, देखो पहले ध्यान रखें हम, निषेचन पूर्व घटनाओं का तात्पर्य होगा निषेचन के लिए आवश्यक जो भी चीजें हैं। अब आपको पता होना चाहिए निषेचन होने के लिए युग्मकों की आवश्यकता है, तो पहला स्टेप यहां हो जाएगा युग्मकों का जनन, जिसे अपन कहेंगे युग्मक जनन। युग्मकों की उत्पत्ति, युग्मक जनन। दूसरा स्टेप होना चाहिए युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। अब अगर युग्मकों का स्थानांतरण हो गया हो तो हम करेंगे युग्मकों का संलयन। यहां क्या कर देंगे, युग्मकों का संलयन। और संलयन से क्या बनेगा बेटा, संलयन से निर्माण होगा जाइगोट युग्मनज का। संलयन द्वारा किसका निर्माण करेंगे हम, यहां युग्मनज का निर्माण करने वाले हैं। अब युग्मक भी बन गया, युग्मक जाइगोट युग्मनज भी बन गया, तो आगे चलकर इसका क्या करवाना है बच्चा, डेवलपमेंट। तो मैं ये कहूं यहां जो हमारे पास में इवेंट आएंगे बेटा वो हो जाएगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का विकास व परिवर्धन। तो ये चीजें हमें चाहिए। अब आपको पता है जब भी बात हुई निषेचन पूर्व घटनाओं की, निषेचन से पहले, तो हमें नर और मादा युग्मकों को बनाना पड़ेगा। नर और मादा युग्मक बनाने से पहले हमें नर संरचना मादा संरचना को समझना पड़ेगा। अरे वही तो हम लास्ट लेक्चर में बात किए थे आपसे कि निषेचन पूर्व संरचनाओं में हमने जो समझा था कि निषेचन होने से पहले क्या क्या हो रहा है, उसमें पहली संरचना जो हमारे पास में थी बच्चा वो मिली हमें नर के लिए पुंकेसर। देख विद्यार्थी, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब इस डायग्राम और इस थ्योरी में हमें नहीं पता चल रहा है कहां पर हम किस बात को ज्यादा जोर दें और कौन से पॉइंट को समझें ताकि एनसीईआरटी की लाइन क्लियर हो जाए हमारी। आइए विद्यार्थी, देख एक एंथर की संरचना में हमें 2 भाग मिल रहे हैं। एक पुष्प के पास वाला संरचना, पुष्पासन के पास वाली संरचना। मैं दोनों को अलग अलग कलर से बनाता हूं ताकि आप समझ पाओ मैं समझाना क्या चाहता हूं। देख विद्यार्थी, यहां से नजदीकी ये वाला भाग और ये यहां से, अब समझेगा पॉइंट हमारे पास में पहला यही है। क्या कह रहा है चित्र 1.2, ये रहा एक विशिष्ट प्रारूप पुंकेसर के 2 भाग है। 2 भाग में पहला जो भाग है उसे क्या नाम दे दिया आपने, इसे नाम दे दोगे आप पुतंतु। इसे क्या नाम दे दिया बच्चा, पुतंतु। इसमें एक पतला डंडल जिसे कहा था डंटल तंतु, फिलामेंट, पुतंतु या तंतु। और दूसरा भाग जो यहां पर है ये आ गया आपका परागकोश। तो एक संरचना परागकोश की हो गई जिसे हिंदी में परागकोश और इंग्लिश में एंथर कहा जाता है, और दूसरा यहां पुतंतु जिसे आपने नाम दे दिया फिलामेंट्स। सुनना विद्यार्थी, तो बड़ा अच्छा सा पॉइंट है इसमें, एक लंबा तथा पतला। क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल। एनसीईआरटी क्या है, सेंटेंस वाले जो आपके लंबे लंबे पॉइंट्स पूछे जाते हैं उसमें आ सकता है लंबा या छोटा तो लंबा, पतला या मोटा पतला। डंठल फिलामेंटस कहलाता है तथा इसका अंतिम शीरा, देखो पहला ही पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, अंतिम शीरा। इसका मतलब ये जो भाग होता है इस जगह पर, ये जो भाग होता है बेटा ये कहलाएगा समीपस्थ। ये क्या कहलाएगा बच्चा, ये कहलाता है समीपस्थ। ये समीपस्थ भाग है, जबकि यहां जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा बच्चे,
यहां ये भाग कहलाता है दूरस्थ भाग। तो ये समीपस्थ है, ये दूरस्थ है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना था। तो अंतिम शिरा सामान्य द्विपाली संरचना परागकोश में। तो ध्यान रखेंगे बच्चा, परागकोश का समीपस्थ भाग किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है पुष्पासन से, जबकि दूरस्थ भाग किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है परागकोश से। क्या एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में आई? क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी? तो पहला पॉइंट हमें मिल गया था कि ये डंठल और परागकोश में विभक्त रहता है। पहला पॉइंट तो हमें यही मिला था। पुंकेसर के दो भाग थे हमारे पास में, एक आपने कहा फिलामेंट तंतु, दूसरा आपने नाम दे दिया परागकोश एंथर। फिर आपसे मैंने कहा था कौन समीपस्थ किसके पास में? समीपस्थ भाग है पुष्पासन के पास में, दूरस्थ भाग है परागकोश के पास में। अंतिम शिरा सामान्य द्विपालित संरचना परागकोश कहलाता है। देखो ये रहा द्विपालित संरचना। अब इसको अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम से समझे हम तो देखिएगा, आइए इसको लेके चलते हैं हम अलग पॉइंट पर समझने के लिए। देख विद्यार्थी, समझना है ना हमें। तो ये रहा एक संरचना जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका एक समीपस्थ सिरा होगा और दूसरा दूरस्थ सिरा होगा। एक आपने कहा इसका समीपस्थ सिरा, एक आपने कहा दूरस्थ सिरा। मैंने आपसे कहा था ये जो समीपस्थ सिरा है, समीपस्थ, ये किसके पास में है? ये बेटा है पुष्पासन के पास में। और ये सिरा कहलाएगा दूरस्थ, जो किसके पास में है? ये पास में है परागकोश के। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। फिर एनसीईआरटी कहता है कि ये जो दूरस्थ सिरा परागकोश है ये द्विपालित है। तो ये रही द्विपालित संरचना। अगर मैं इसका टीएस काट के दिखाऊं आपको बच्चा, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। देखिएगा, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें जो है बेटा, ये वाला बीच वाला भाग देखो, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये और कुछ नहीं, ये पीछे से आता हुआ पूतंतु ही है। ये फिलामेंट है, पूतंतु या तंतु। हमारे पास दो संरचनाएं थी, एक था परागकोश और दूसरी संरचना थी तंतु। तो ए दूरस्थ, बी समीपस्थ, इसके दो संरचनाओं का नाम दिया हमने। फिर आपने कहा था ये द्विपालित होता है। तो देखो एक पाली इधर रह गई, एक पाली रह गई इधर, द्विपालित संरचना है। फिर इस द्विपालित संरचना में यहां हमें 1 2 3 4, भाई पहला तो आपने कहा द्विपालित, ए पॉइंट तो आपको मिल गया है द्विपालित, यानी कि परागकोश। पहला पॉइंट आपको मिलेगा परागकोश में, यहां मिला है द्विपालित। पहली संरचना क्या है बेटा? द्विपालित, यानी कि पालियों की संख्या 2, पालियों की संख्या 2। फिर हमें मिला है इस पालियों के अंदर आपको जो संरचना दिखाई दे रही है बेटा, ये रही तुम्हारी बीजाणुधानियां। तो बीजाणुधानियां कितनी है? तो मैं इसी में एक पॉइंट लिखता हूं, प्रत्येक पाली में, यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, प्रत्येक पाली में 2-2 बीजाणुधानी, बीजाणुधानी। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर एक में 2 है तो हमारे पास पालियां कितनी टोटल? 4 हुई। तो द्विपालित होने के साथ साथ बी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया बच्चा चतुष्क बीजाणुधानिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपसे पूछा जाएगा कि परागकोश कैसा होता है, तो आप परागकोश के बारे में बताओगे परागकोश द्विपालित तथा चतुष्क बीजाणुधानिक होता है। ये रही बेटा बीजाणुधानियां, ये क्या कहलाएगी? बीजाणुधानियां। तो आप देखिएगा बेटा बीजाणुधानियों की संख्या 1 2 3 4 है और इसी के अंदर पल रहे हैं बच्चा। आगे चलकर हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना। तो
अभी तो है ये पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका नाम अगर अपन दें तो इसके अंदर की कोशिकाओं का नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अभी जो ये कोशिकाएं हैं ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझते हैं हम फिर से। चले हम अपने एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। देख विद्यार्थी, कह रहा है परागकोश तंतु का समीपस्थ छोर, तो ये रहा समीपस्थ वाला भाग भाई। पहले पे अब देखिए, ये मैंने कहा था दूरस्थ वाला भाग है और इसे हमने कहा था ये समीपस्थ वाला भाग है। और आपको यह भी बता दिया समीपस्थ पराग के पुष्पासन से जुड़ा हुआ है, पुष्प के पुष्पासन से, जबकि दूरस्थ वाले से जुड़ा हुआ है पराग कोश संरचना। ठीक हुआ बच्चा? तो क्या कह रहा है, जुड़ा होता है पुष्पासन पुष्पदल से जुड़ा, तो पुंकेसर की संख्या और लंबाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। देखिए, हो सकता है परागकोश, पराग का जो रख रहा है परागकोश की संरचना एक हो, दो हो, आकार आकृति, तो ये कहा क्या कह रहा है, संख्या तथा लंबाई भिन्न भिन्न प्रजाति में भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर आप 10 पुष्पों जो कि प्रत्येक के भिन्न भिन्न प्रजाति के हो, एक दूसरे पुंकेसर को एकत्रित करो तो आपको उसकी संख्या में भिन्नता मिलने वाली है, जो कि प्रकृति में विद्यमान हमने देखा ही है। एक विच्छेद सूक्ष्मदर्शी के प्रत्येक सावधानी पूर्वक अवलोकन करने पर चित्र के माध्यम से हमें परागकोश के जुड़ाव आकार विकृति को व्यापक रूप से समझा जा सकता है। अगर हम इनको स्टडी करें तो इनके जो चारों के चारों भाग है हमें आसानी से पता चल जाएगा। एक पॉइंट है बेटा, लाइन ऑफ डिहेसेंस, यानी कि इस जगह पर से ही, ये एनसीईआरटी की ये लाइन कहना चाहती है, इस जगह पर से ही किसका डिहेसेंस, परागकोश का स्फुटन होता है। इसका मतलब हो गया बेटा, ये जो लाइन होगी ये परागकोश के स्फुटन में कार्य करेगी। और परागकोश का स्फुटन कहने का तात्पर्य, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो अपने पराग कणों को वो हवा में डिस्पर्स कर देता है, या थ्रू बाई एयर भेज देता है, या बाई थ्रू इंसेक्ट भेज देता है। आगे बढ़िए। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश द्विपालित, आ गया पॉइंट, तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, अर्थात द्विकोष्ठी प्राय एक अनुलंब खांच प्रवार कोष्ठ जो अलग करता। ये अभी जो ये बात कर रहा है, ये इसकी बात कि प्राय एक अनुलंब खांच प्रवार कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। ये रहा लंबवत गुजरने वाला प्रवार कोष्ठ, जो कि इनको अलग अलग कर देगा। अलग करने के बाद में एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के उत्तकों और संयोजन को समझ सकते हैं। परागकोश द्विपालित प्रकृति और परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक सुदर्श संरचना दिखाई देती है। परागकोश द्विपालित होता है, बीजाणु की संख्या 4 होती है, इसीलिए आपने कहा था परागकोश जो होता है बच्चे, परागकोश, उसके बारे में 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला तो है ये द्विपालित, कैसा है, द्विपालित, पहली संरचना। फिर आपने कहा द्विपालित होने के साथ साथ ये तो चतुष्क बीजाणुधानिक है। कैसा है, चतुष्क बीजाणुधानिक है, मतलब बीजाणुधानियों की संख्या 4 है। तो परागकोश एक 4 दिशीय तत्व कोष्ठकीय संरचना, जिसमें 4 कोनों पर बीजाणुधानियों की संख्या 4, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुट्टी यानी पोलन सेक्स बन जाती है, पोलन सैक परागपुट्टिका बन जाती है। और यही जो है आपके परागकोश के अंदर आपने संरचना नाम दे दिया है परागधानियों की संख्या 4, चतुष्क बीजाणुधानिक, और द्विपालित पालियों की संख्या 2, द्विकोष्ठी तथा चतुष्क बीजाणुधानिक। ये आपको इस लैंग्वेज से पता चल रहा है। हमें क्लियर बेटा? एनसीईआरटी को आगे बढ़ते हैं लेते हुए। फिर आपने कहा बीजाणुधानी की संरचना, अभी अभी हमने उसको 4 भागों में बांटा था। देखिए फिर से एक बार वापस बांटते हैं इसे 4 भागों में। तो जब आपने इसको 4 भागों में बांटा था तो आपको जो संरचना मिली थी, उस संरचना में आपने कहा था, सबसे पहले मैं 2 डायग्राम बनाता हूं। पहला डायग्राम कुछ इस प्रकार से, ये देखिएगा, ये फर्स्ट डायग्राम आपका।
अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है पहली परत जिसका नाम हो जाएगा बेटा अधिचर्म। पहली परत का नाम क्या हो जाएगा? अधिचर्म। दूसरी परत इसके अंदर की तरफ है जिसका नाम हो जाएगा बच्चे एंडोस्थीशियम। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा बेटा? एंडोस्थीशियम। तीसरी जो लेयर आपको दिखाई देगी उसका नाम हो जाएगा इस तीसरी लेयर का नाम हो जाएगा बच्चे मिडल लेयर। तीसरी परत का नाम क्या हो जाएगा बच्चा? ये रही तुम्हारी मिडल लेयर, मध्य परत जिसे आप कहते हो। तो ये आपको तीसरी परत के रूप में मिल जाएगी मध्य परत। और चौथी अंदर वाली परत का नाम हो जाएगा बेटा, ये वाली कहलाएगी टैपिटम। तो आपने जो परतों की संख्या देखी है वो टोटल कितनी है? 4 परतों के रूप में है। पहली है अधिचर्म, दूसरी है एंडोस्थीशियम, तीसरी मध्य परत और चौथी टैपिटम। और टैपिटम जो कवर किए हुए हैं ये रहे तुम्हारी परागधानियां। अब इसी डायग्राम को हम यहां एनलार्ज करके बनाते हैं। देख विद्यार्थी, सबसे पहले कोशिकीय परतों के रूप में तुम्हें मिली है ये कोशिका परत जिसे आपने नाम दिया है बच्चा एपिडर्मिस। पहली कोशिकीय परत का नाम क्या दे दिया? एपिडर्मिस नाम दे दिया। दूसरी जो कोशिकीय परत मिली है तुम्हें वो मिली है कुछ इस प्रकार से, नाम हो जाएगा इसका बिल्कुल एंडोस्थीशियम। ये एंडोस्थीशियम। तीसरी जो परत मिली है तुम्हें वो मिल जाएगी मध्य परत, मिडल लेयर। ये रही मिडल लेयर, मध्य परत। और सबसे अंदर वाली जो परत होगी बेटा उसे आपने नाम दे दिया है, अंदर वाली परत का नाम बिल्कुल सही कहा, टैपिटम। और ये यहां पर मिल गया तुम्हें एक परागधानी। चारों की चारों परतें क्लियर है। अब पहली परत जो आपने देखा है ये वाली परत, इसे आपने नाम दिया है अधिचर्म। तो मैं क्या कहूं अधिचर्म के बारे में? अधिचर्म जो है ये है बाह्य सुरक्षात्मक आवरण। बाह्य सुरक्षात्मक आवरण, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, एंडोस्थीशियम के अंदर आपको एक कवरिंग बनानी है अलग प्रकार से। इसके अंदर आपको इस तरह का एक डिपोजिशन शो करना है। एनसीईआरटी ने कर रखा है, आगे अपन एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ही समझेंगे बच्चा। ये देखिए इस तरह का डिपोजिशन है इसके अंदर। तो ये जो आपकी सेकेंड लेयर थी बेटा इसका नाम हो गया एंडोस्थीशियम। एंडोस्थीशियम। और एंडोस्थीशियम के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट के बारे में बताना है। पहला, एंडोस्थीशियम जो होती है उसमें पहला पॉइंट आ जाएगा कि ये जो एंडोस्थीशियम रहती है इसमें अल्फा सेल्यूलोज। अल्फा सेल्यूलोज ये कैसे अरेंज होते हैं बेटा? अरीय रूप से व्यवस्थित, अरीय रूप से व्यवस्थित। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये पराग कोश के स्फुटन में कार्य करती है। पराग कोश के स्फुटन में काम करेगी। क्या होता है स्फुटन आगे देखेंगे। पहला देखिएगा अल्फा सेल्यूलोज के रेशे कहाँ है, तो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चा अल्फा सेल्यूलोज के रेशे अंदर की तरफ ये रहे, इन्हें अपन ने नाम दे देना है अल्फा सेल्यूलोज के फाइबर। ये क्या है बेटा? अल्फा सेल्यूलोज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा अल्फा सेल्यूलोज। आगे मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। फिर जब अपन आगे पहुंचे तो आपको तीसरी लेयर मिली है बच्चे। तीसरा लेयर का नाम हो जाएगा मिडल लेयर। देखिएगा एनसीईआरटी में इस मिडल लेयर को मध्य परत को 2 परतों में, जिसका मतलब ये जो संरचना होती है वह होती है बहुपरतीय या बहुकोशिकीय। बहुपरतीय संरचना, इसमें परतों की संख्या 1 से ज्यादा होती है। दूसरा, मध्य परत ही आपको मल्टी लेयर्ड मिलेगी, बाकी वाली सारी की सारी सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर की तरह है। अंदर वाली जो संरचना थी बेटा इसे आपने नाम क्या दिया है? सबसे अंदर वाली संरचना को नाम दे दिया है आपने
टैपिटम, ये जो संरचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, टैपिटम। टैपिटम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली संरचना ये रही ए संरचना, ये रही बी संरचना, सी संरचना और डी संरचना। तो डी संरचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वे में बच्चा? देखो टैपिटम के बारे में कुछ खास बात। पहला तो इसके बारे में आंतरिक परत, पहला एक कैसी परत होती है? आंतरिक परत होती है। दूसरा, यही परत है जो कि इसके बहुत अच्छे अच्छे कार्य है। पहला कार्य अगर मैं देखूं इसमें कार्य के बेसिस पे, तो लेते हैं इसके कार्य को। देख विद्यार्थी, टैपिटम के कार्य क्या क्या है? तो टैपिटम का पहला कार्य, ये आपके बोर्ड का भी क्वेश्चन हो सकता है और आपके नीट का तो होता ही है। पहला टैपिटम का कार्य है बच्चा, फर्स्ट करके मैं लिखूं परिवर्धनशील। परिवर्धनशील मतलब इसमें जो यहां पर ये जो परागकण बनने वाले हैं, तो परिवर्धनशील पराग कणों को पोषण प्रदान करना। परिवर्धनशील पराग कणों को पोषण देने का काम कौन करेगा? यही टैपिटम करने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, टैपिटम जो होता है बेटा, एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि टैपिटम की कोशिकाएं बहुकेंद्रीय द्विकेंद्रीय कैसे हो गई? इसका मतलब ये इसकी विशेषता में आ जाएगा, यह बहुकेंद्रीय संरचना है। यह बहुकेंद्रीय या मैं कह सकता हूं इसमें बहुगुणित संरचना है। इसमें जो हमारे पास में केंद्रक की संख्या होती है वो एक से ज्यादा। अब ये कैसे हुआ है बच्चा? तो देख, कोशिका विभाजन के दौरान, मैं यहां अलग से लिखवा रहा हूं, कोशिका विभाजन दो भागों में बटा हुआ है। पहले होता है केंद्रक विभाजन, फिर आता है कोशिका द्रव्य विभाजन। इस कोशिका ने केंद्रक विभाजन तो किया, तो देखो एक से कितने केंद्रक बन गए बच्चा? दो केंद्रक बन गए। लेकिन आगे करना होता कोशिका द्रव्य विभाजन, ये नहीं कर पाई, तो एक ही कोशिका में केंद्रकों की संख्या एक से अधिक। ये बहुकेंद्रीय अवस्था किसमें देखने को मिली आपको? टैपिटम में देखने को मिली। अगला तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, टैपिटम से एक पदार्थ निकलता है स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन का स्त्रावण जो करता है वो भी कौन है बच्चा? स्पोरोपोलिनिन का स्त्रावण करने वाला ही टैपिटम है। अब स्पोरोपोलिनिन की क्या खास बात है, मैं अलग से यहां लिख दूंगा। फिर है पोलन किट का निर्माण। पोलन किट का निर्माण मतलब ये जो है बेटा संरचना एक विशेष प्रकार के पोलन किट का फॉर्मेशन करती है, जो कि इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आपको पता होगा जब तक इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का कोई भी पॉलिनेशन आगे संपन्न नहीं हो पाएगा, सारी ऊर्जा वही खर्च करता है। और पांचवा, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कैलेज एंजाइम। तो कैलेज एंजाइम का स्त्रावण करता है ये, कैलेज एंजाइम का स्त्रावण। तो ये काम हो गए टैपिटम के। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज सुनो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो तीनों परतें हैं बच्चा, सुनना मैं क्या बता रहा हूं, यानी कि एंडोस्थीशियम, मध्य परत और एपिडर्मिस, इन तीनों को मिलाकर एनसीईआरटी ने कहा है, तीनों को मिलाकर एनसीईआरटी क्या कह रहा है? कह रहा है ये तीनों परतें जो है बाह्य सुरक्षात्मक आवरण है। तीनों को क्या नाम दे दिया है एनसीईआरटी ने? बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट कहा है कि ये कहलाएगी बाह्य सुरक्षात्मक परतें। तीनों ध्यान रखना, ये तीनों की तीनों कैसी है बेटा? बाह्य सुरक्षात्मक परत है। जबकि चौथी जो टैपिटम होती है वो पोषण देने का काम कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। वही कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है। वही टैपिटम के ऊपर परागकण के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का, वही परागकण के ऊपर पोलन किट का। अब देखिएगा जहां मैंने बात की थी स्पोरोपोलिनिन क्या है बच्चा, तो यहां मैं लिख रहा हूं अलग से स्पोरोपोलिनिन।
पॉलिनिन। देख मेरे विद्यार्थी, स्पोरोपॉलिनिन अब तक का खोजा गया, जितनी भी हमने खोजबीन की है, अब तक का खोजा गया सबसे कठोर, यानी कि मैं कठोर की जगह एक वर्ड यूज कर रहा हूं, या अत्यधिक प्रतिरोधी, अत्यधिक प्रतिरोधी पदार्थ अब तक का खोजा गया। ये बायोलॉजिकली पदार्थ है, अब तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं मिला है, मतलब एंजाइम, अम्ल, क्षार, ताप, दाब के प्रति प्रतिरोधी। ये जो संरचना है बच्चा, ये ताप हो, अम्ल हो, क्षार हो, दाब हो, इन सब की प्रति कैसी होती है? प्रतिरोधी होती है। इसका मतलब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितना भी अम्ल में डाल दो, कितना भी क्षार में डाल दो, कितना भी दाब ताप दे दिया जाए। मैंने ताप की बात की, हीट की बात नहीं की है बच्चा, क्योंकि देखो पराग कणों को आगे अपन पढ़ेंगे बच्चा, इसमें मैं आपको फिर से बताऊंगा, वहां पराग कणों को पेट्रोलियम के सिग्निफिकेंस के रूप में भी प्रयोग लाया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ की खोज के लिए भी पराग कणों को देखा जाता है। तो ये आपके पॉइंट थे बच्चा, किससे संबंधित? इस पराग कोश की संरचना से संबंधित। सारे के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर है, कौन कौन सी संरचनाएं थी, कैसे उनको डिस्क्राइब करके हमने अच्छे से समझा है। अब आइए एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझते हैं। देखिएगा, बीजाणुधानी की संरचना, एक अनुप्रस्थ काट, एक प्रारूपिक लघु बीजाणु बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट, लगभग, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आगे अपन देखने वाले हैं कि हर एक परागकण का जाति दर जाति, आकार, आकृति, संख्या भिन्न भिन्न होती है, परागकण की भी और परागकोश की। तो लगभग आपको गोलाई में, मैं परागकोश की बात कर रहा हूं मेनली यहाँ, यह सामान्यतः 4 भित्तियों से आवृत रहता है, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, एंडोस्थीशियम अंतस्थीशियम, मध्य परत तथा टेपिटम बाहर की ओर। अब ये 4 भित्तियां हो गई। देखो एनसीईआरटी तुम्हारे साथ खेलेगा ना, क्या कह रहा है बच्चा? यहां कह रहा है कि टेपिटम, फिर कह रहा बाहर की ओर तीनों परतें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि बाहर की तीनों लेयर, एपिडर्मिस, एंडोस्थीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों की तीनों सुरक्षा में, देखो बाहर वाली वैसे ही सुरक्षा में होती है, तो मध्य परत भी सुरक्षा में है, एंडोस्थीशियम के भी काम आएगा सुरक्षा में, तो तथा परागकोश के स्फुटन में, तो ये किसकी बात कर रहा है बेटे स्फुटन के लिए? एंडोस्थीशियम में मदद कर परागकण अवमुक्त करता है, रिलीज करेगा। इससे सबसे आंतरिक संरचना परत टेपिटम, जो कि पोषण देने का, यह विकासशील परागकणों को पोषण, बात पहले ही हो चुकी थी। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जरण द्रव्य की, और कह रहा है से भरी होती है, सामान्य एक से अधिक, सुनना बच्चा, एक से अधिक केंद्रक युक्त होता है। अब यहां एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, एनसीईआरटी क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है? पूछ रहा है, क्या आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटम कोशिका बहुकेंद्री बन सकती है? मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन में 2 इवेंट्स होते हैं। पहला होता है केंद्रक विभाजन, समझ चुके होंगे, इसे हमने पहले ही पढ़ लिया है। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। अब इसमें जब आप केंद्रक विभाजन पढ़ते हो तो ये कहना चाहता है कि सबसे पहले एक केंद्रक होता है, जिसकी सहायता से एक ही कोशिका में केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है बच्चा? केंद्रकों की संख्या 2 हो जाती है। फिर आगे चलकर यहां जब कोशिका द्रव्य विभाजन की बात आती है, तो एक ही कोशिका जिसके पास में 2 केंद्रक है, कोशिका 1 और केंद्रकों की संख्या 2, तो आगे चलकर ये कोशिका एक ही कोशिका के अंदर दोनों केंद्रकों को विभाजन करती है, कोशिका द्रव्य अलग अलग कर देगी, और फाइनली आपके पास में बन गई है वापस एक एक कोशिका, एक एक केंद्रक। इसका मतलब यदि केंद्रक विभाजन पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो, तो यहां बहुकेंद्रीय अवस्था आ सकती है, द्विकेंद्रीय अवस्था आ सकती है। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जब परागकोश अपरिपक्व होता है, मैच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं होता है, तब घने सुबद्ध
सजातीय कोशिकाओं से। ये बात कर रहा है बच्चा बीजाणु मात्र उत्तकों की। आगे मैं इन सब के बारे में एक लैंग्वेज से लिखवाऊंगा आपको बीजाणु जनन की प्रक्रिया में। तो सुबद्ध सजातीय कोशिकाएं, देखो ये क्यों कहना चाहता है, जब परागकोश परिपक्व नहीं होता है। और ये लैंग्वेज क्या है विद्यार्थी, देख हमारे पास में परागकोश ऐसा होता है शुरुआत में नहीं, शुरुआत में तो ये सिर्फ और सिर्फ अतिवृद्धि के रूप में निकल रहा है। इस अतिवृद्धि की जो कोशिकाएं हैं, मैं यहां की बात कर रहा हूं, इस अतिवृद्धि की जो अंदर की कोशिकाएं हैं बच्चा, अभी एक जैसी समान प्रकार के सघन कोशिका द्रव्य युक्त होती है। और इसी को आपने कहा अपरिपक्व, जो कि घने सुबद्ध सजातीय कोशिकाएं, और ऐसी कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजन उत्तक नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया बेटा? बीजाणुजन उत्तक। और इन्हीं उत्तकों से लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित लघु बीजाणुधानी के केंद्र में, यानी लघु बीजाणुधानी आप समझिएगा, इसके केंद्र में स्थित होता है लघु बीजाणु, जो कि बीजाणु उत्तक बीजाणुजन उत्तक कहलाते हैं। और यही परागकणों का निर्माण करने वाले हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है बच्चा एनसीईआरटी का? आगे देखिएगा, उन्हीं 4 संरचनाओं के बारे में आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले 1 बाय 1 करके अगर देखा जाए तो 4 संरचनाओं में पहली जो संरचना थी वो आपको मिली सबसे बाहर की तरफ, अंतस्त्वचा। इसके बारे में हमने डिटेल में कहा था, पढ़ेंगे, पढ़ लिया है। दूसरी जो आपको संरचना मिली है वो सेकंड लेयर मिली है, जिसे आपने नाम दे दिया था अंतस्थिष्य। तीसरी लेयर थी बेटा मध्य परत। कहां गया है? मध्य परत, यहां मिल जाएगा मध्य परत। और कैसी थी बेटा मध्य परत? देखने में पता चल रहा है मध्य परतों के अंदर भित्तियों की संख्या 1 से 2 है, यानी मध्य परत इधर, ये मध्य परत। और सबसे अंदर वाली परत का नाम दे दिया आपने टैपिटम। और अंदर जो आपको समान प्रकार के सघन कोशिका द्रव्य कोशिका, देखिए सभी समान प्रकार की और सघन कोशिका द्रव्य, इसकी बाहर वाली नहीं, ये तो टैपिटम है, ये टैपिटम है बच्चा, ध्यान रखना, ये टैपिटम है। इसके अंदर ये जो समान प्रकार की कोशिकाएं हैं, इन्हीं को नाम दे दिया आपने लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये क्या डायग्राम बताना चाहता है? ये डायग्राम बताना चाहता है बच्चा, जब पराग कोश का प्रस्फुटन होता है, नोट करके अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। क्या कहना चाहता है? जब पराग कोश का प्रस्फुटन होता है, स्फुटन के दौरान मध्य परत व टैपिटम नष्ट हो जाते हैं। अरे क्या समझे हो? जब पराग कोश का प्रस्फुटन का होता है, उस दौरान एक तो बचती है अधिचर्म और अंतस्थिशियम, ये दोनों शेष रह जाती है। ये 2 ही परतें हैं जो कि बचती है, बाकी 2 परतें नष्ट हो जाती है। तो देखो यहाँ पर मिडिल लाइट दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। क्या आपको टैपिटम दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या आपको एपिडर्मिस दिखाई दे रही है? बिल्कुल। क्या एंडोस्टीशियम दिखाई दे रही है? बिल्कुल। तो एपिडर्मिस और एंडोस्टीशियम तो दिखाई देगी, लेकिन इसमें हमें वो भाग नहीं दिखाई देगा जो कि मिडिल लेयर और टैपिटम वाला भाग होता है। एक और पॉइंट, इस जगह पर जो आपकी एंडोस्टीशियम होती है, सेकेंड लेयर एंडोस्टीशियम, यही एंडोस्टीशियम, यहां अल्फा सेलुलोज है? बिल्कुल है। यहां अल्फा सेलुलोज है? बिल्कुल है। लेकिन इन कोशिकाओं के अंदर अल्फा सेलुलोज बीच में इस जगह पर अनुपस्थित, इस जगह की कोशिकाओं पर भी अनुपस्थित। देखो अल्फा सेलुलोज यहां तक था, बीच में नहीं था। इट मींस ये वाला जो भाग होता है, ये क्या कहलाएगा बच्चा? स्टोमियम। और इसी जगह से पराग कोश का प्रस्फुटन देखा जाता है। पराग कोश का प्रस्फुटन, पराग कोश का स्फुटन देखा जाता है। ये वही भाग है जहां से आप पराग कोश के अंदर पराग कणों को डिस्पर्स करने का काम करते हो। तो ये वो भाग हो गया स्ट्रोमियम, जहां से आपने डिस्पर्जन किया है। क्या मैं इतना समझा पाया हूं बच्चा अच्छे से? बिल्कुल। देखिएगा, अब आगे की हेडिंग है बच्चा लघु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेल पार्ट को हमने अच्छे से समझा है। आगे के लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। नमस्कार।